सुधर रहे हो? कितनी बार इनके एमएलए को जिताए हो, जरा बताइए तो। पटना के लोग बताएं, जब हम थक जाते हैं सवाल सुनते सुनते तो पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारा एमएलए कितना बार से जीत रहा है? कहता भैया 4 बार से। एमपी कितना बार से जीत रहे हैं? तो भैया 3 बार से एमपी साहब, उससे पहले उनके बाबूजी जीत रहे थे। अरे भाई दोनों बात कैसे हो रही है? कि ट्रैफिक की समस्या भी नहीं निपट रही है, शिक्षा भी नहीं सुधर रहा है, क्राइम भी कम नहीं हो रहा है, अब फिर जाकर आप उसी एमएलए को वोट भी दे रहे हैं। लोगों का सीधा जवाब है, क्या करें भैया, विकल्प नहीं है। अरे बिल्कुल गलत बात है। आप बताइए ईवीएम पर नोटा है कि नहीं है? नोटा है कि नहीं है? कहता है भैया विकल्प नहीं है। कुछ लोग कहता है भैया नोटा देंगे तो वोट बर्बाद हो जाएगा। अरे किसने कहा बर्बाद हो जाएगा? अगर नोटा में सबसे ज्यादा वोट पड़ जाए तो ये कानून है कि जितने लोग चुनाव लड़े उनको हट के किसी नए लोगों को फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। आपको दबाए नहीं नोटा। तो जब चुनाव होता है तब आपको ना ट्रैफिक दिखता है, ना कानून व्यवस्था दिखती है, तब ना आपको शिक्षा दिखता है, ना भ्रष्टाचार दिखता है। उस दिन दिखता है हमारा जात वाला कौन आदमी खड़ा है, हमारे जात वाला कौन आदमी खड़ा है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, और यहाँ पर बैठ के बतिया रहे शिक्षा रोजगार। तो कैसे सुधार होगा? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये भाई साहब कह रहे हैं 4 महानगर जिता के भेज दीजिए। अरे भाई आप जिताइए या हराइए, उससे कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आप लोग जो हैं पटना में खासकर आपने तय किया हुआ है कि भाई हम आरजेडी को दे नहीं सकते हैं, तो भाजपा जिसको खड़ा कर दे, गाय बैल बकरी घोड़ा जिसको खड़ा करेगा उसी को आप वोट जाकर दीजिएगा। काहे के लिए लंबा लंबा फेंक रहे हैं यहाँ पर? भैया शिक्षा कैसे सुधारिएगा? ऐसा लगता है कि सुनने के बाद आप सुधर जाइएगा। अरे भैया आपको जाकर वोटवा वहीं देना है। अब आपको ये देखना है भाई, आपको जन सुराज पर भरोसा करना। लोग पूछ रहे भाई साहब बी टीम है सी टीम है, बहुत लोग ये भी कहता है जन सुराज पर क्यों भरोसा करें, इसका क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर नहीं गलत करेंगे? ये सही सवाल है भाई, इसका क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर जन सुराज आपके साथ धोखा नहीं करेगा? ये सवाल सही है। तो भाई इसका जवाब होना चाहिए। इसका जवाब ये है कि मान लीजिए कि आपको चीनी का रोग हो गया, आप यहाँ पटना में किसी डॉक्टर से जाएंगे दिखाने, तो डॉक्टर साहब दवा लिख कर देंगे और आपको ये बताएंगे कि भाई चीनी के रोग का इलाज नहीं हो सकता है, आप दवा खाते रहिए, चीनी का लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा, चीनी मत खाइए, चावल मत खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। आप घर पर आए, आपने अपने पत्नी को बच्चे को बताया कि भाई अब डॉक्टर बोला है चीनी का रोग सुधरेगा नहीं। फिर किसी ने आपको एक दिन आकर ये बताया, अरे भाई दिल्ली में एक नया अस्पताल नया डॉक्टर खुला है, वो वहां पर लोग बता रहे हैं कि चीनी का इलाज संभव है। आप रिजर्वेशन कराइएगा, एरोप्लेन का टिकट लीजिएगा, वहां दिल्ली पहुंचिएगा। चलो भाई एक बार ट्राई करते हैं। आप उस डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कहा कि ना इलाज तो है, बिल्कुल चीनी का रोग ठीक हो सकता है, लेकिन अभी ये नई दवा आई है, 50% चांस है ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। अगर आप अनुमति देंगे, अगर आप सहमति देंगे तो मैं आपको ये दवा दे सकता हूं, प्रिस्क्राइब कर सकता हूं। आप क्या कहिएगा कि 50% चांस है ना डॉक्टर साहब? ये एक सवाल पूछिएगा। और दूसरा सवाल पूछिएगा कि अच्छा इसको खाने से कोई नुकसान तो नहीं ना होगा? तो अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि ना नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन 50% संभावना है कि ठीक हो भी सकता है, 50% संभावना है कि ठीक नहीं भी हो सकता है, तो मेरे भाई आप तुरंत कहिएगा कि सर दीजिए, ऐसे भी हम जी रहे हैं, कम से कम नया ट्राई करके देख लेते हैं। तो जन सुराज वही नई दवा है, ये काम कर भी सकती है, काम नहीं भी कर सकती है। और जो पहले से भाजपा राजद कांग्रेस है वो पुरानी चीनी की दवा है, जिसको खा होकर आप देख लिए हैं, आपको मालूम है कि इससे बेहतर अब सुधार नहीं हो सकता। तो मेरे भाई आप तय कर लीजिए कि आपको नई दवा ट्राई करनी
मेडिसिन ही खाते रहना, क्योंकि हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे नहीं कि हम आपको नहीं ठगेंगे। भाई इतना बेवकूफ तो हम नहीं है। आपके पास लोकतंत्र में इतना बढ़िया हथियार है, 5 बरस आपको भरोसा किसी पर से 5 ही बरस करना है। ठीक लगे तो जारी रखिए, न ठीक लगे तो हटाइए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें 1/3 देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है। वो 5 राज्य कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 5 राज्य में 1/3 देश की इकोनॉमी है। जब देश आजाद हुआ तो ये 5 राज्य करीब करीब बिहार के बराबर ही थे। आज वो इतने आगे कैसे हो गए? वहां अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पार्टियों की सरकार है, वहां पर भी बहुत भ्रष्टाचार है, वहां पर भी नेता सब बदमाशी करता है, वहां पर भी अफसर लूट रहा है, वहां पर भी इसी देश का संविधान है। फिर ऐसा क्या हुआ उन 5 राज्यों में? अगर आप ध्यान से उसका अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा एक यूनिक बात, उन 5 राज्यों में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री 10 बरस से ज्यादा समय तक लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहा। जनता पलटते रहती है, सबके मन में डर है कि अगर काम नहीं होगा तो जनता हटा देगी। अगर कल होकर आप जनसुराज को चुन दिए, जनसुराज के नेताओं में भी डर खत्म हो जाए कि जनता हमको हटा सकती है, तो वो भी काम नहीं करेगा। यही नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2015 तक काम कर रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि भैया हमको जनता हटा सकती है। अब उनको मालूम है कि भैया पटना में कितना भी ट्रैफिक जाम हो, पटना में नाला चाहे बरसात में आपके घर में चला जाए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई ना हो, डेली गोली चल रहा है, फिर भी आदमी क्या कहता है? बहुत खराब है, लेकिन चलिए लालू जी से तो ठीक है ना है, कम से कम 6 बजे के बाद घरे बंद तो नहीं होना ना पढ़ाई, चलो भैया इसी को दे देते हैं। उसका डर ही खत्म हो गया। और नीतीश जी का भाषण सुनिए, वो यही कह रहे हैं, भाई पटना में 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट नहीं खुलता था। अरे भाई, अगर 6 बजे रेस्टोरेंट बंद होता था या लोग घरों में भाग जाते थे, इसीलिए तो लालू यादव को हटाया लोगों ने, आपको बैठाया। अब 6 बजे वाली बात कह के कितना दिन शासन कीजिएगा? अब ये बताइए कि पटना बेंगलोर के जैसा कब बनेगा? जनता ये जानना चाहती है। जब तक नेताओं के मन में डर नहीं होगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। ये मत समझिए कि प्रशांत किशोर के पास या जनसुराज के पास कोई ऐसा तिलिस्म है कि हम आएंगे और सुधार हो जाएगा। नहीं हो सकता है। आपने देखा आम आदमी पार्टी का क्या हुआ? लोगों ने समझा कि इनके पास कोई ऐसा हथियार है कि आएंगे और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ। अरे भाई, पूरे दुनिया में आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अगर किसी एक कानून से भ्रष्टाचार खत्म होता तो पूरे दुनिया में कानून लोग बना लेते। भाई मान लीजिए भारत में नहीं बना, पूरे देश पूरे दुनिया में क्यों नहीं बना? क्योंकि एक कानून बनाकर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सिस्टमेटिक लॉन्ग टर्म प्रयास आपको करना पड़ेगा। अब जो जनसुराज मूलभूत 3 बातें जो कह रहा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी बनाई जाए कि वो आगे चलकर बिहार की व्यवस्था पर, सरकार पर बोझ न बने। 15 साल क्यों कह रहे हैं? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि दुनिया भर में ये साइंस बताता है कि अगर 15 साल बच्चों की परवरिश, उनका संस्कार, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग ठीक हो जाए तो वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने पैर पर खड़ा होने में सक्षम हो सकता है। दूसरा बात हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो युवा है, 15 साल से ज्यादा उम्र का जो व्यक्ति है, उसको अब वापस ले जाकर पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो उनके लिए जनसुराज ये कह रहा है कि उनके हाथ में इतनी पूंजी, इतनी व्यवस्था दी जाए ताकि वो रोजगार कर सके।
तीसरी बात हम लोग मूल जो बात कर रहे हैं कि 60 साल से ज्यादा उम्र का जो व्यक्ति है, अगर उसकी अपनी कोई पेंशन वगैरह नहीं है तो गरीब व्यक्तियों को कम से कम 2000 रुपया जरूर दिया जाए ताकि वो बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। सिंपल भाषा में आप समझिए, यही 3 काम करना है। 15 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई हो, युवाओं के लिए रोजगार हो और बूढ़े आदमी के लिए जीने के लिए कम से कम 2000 रुपया का व्यवस्था हो। ये 3 ही मेरी प्रायोरिटी है, अब चौथा कोई बात नहीं करते हैं। ये 3 कैसे होगा ये समझिए। शिक्षा यहाँ कैसे सुधरेगी? तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ शिक्षा बिगड़ी क्यों है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ स्कूल में खिचड़ी बट रहा है इसलिए शिक्षा बिगड़ गया। मेरे भाई, अगर खिचड़ी बटने से शिक्षा बिगड़ती तो 6वीं क्लास के ऊपर किसी भी स्कूल में खिचड़ी नहीं बटती है। वहां पर शिक्षा क्यों खराब है? आप में से कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है, ये नियोजित शिक्षक जो हैं इनकी गुणवत्ता खराब है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गया। ये भी बात सच नहीं है, क्योंकि अगर नियोजित शिक्षकों से ही शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो आप हमें बताइए कि पटना कॉलेज और पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां तो ना खिचड़ी बट रहा है, ना नियोजित शिक्षक पढ़ा रहा है। तो भाई, शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब हुई क्योंकि समाज और सरकार, बिहार में समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। जो समाज है उसके लिए भी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो सरकारी विद्यालय है, वो सरकारी लाभ पाने का केंद्र है। लोग स्कूल में नाम इसलिए लिखवा रहे हैं कि हमको साइकिल का पैसा मिल जाए, हमको पोशाक का पैसा मिल जाए, हमको खाने का पैसा मिल जाए। वो वहां पढ़ाने के लिए नाम नहीं लिखवा रहे। और सरकार के लिए भी जो स्कूल है वो पढ़ाने का केंद्र नहीं है। सरकारी अफसर भी ये सोचते हैं कि भैया शिक्षकों को इतना पैसा दिया जा रहा है, शिक्षक तो पढ़ा नहीं रहा है, तो चलो उससे कुछ दूसरा ही काम करा लो, उससे वोटर लिस्ट बनवा लो, उससे स्वच्छता का काम करवा लो। तो कहीं न कहीं समाज और सरकार दोनों के लिए शिक्षा की कोई महत्ता नहीं है। इसको हम लोग सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो गलती हुई है पिछले 20-30 सालों में, नीतीश जी के राज में खासकर, क्योंकि बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन हर जिले में, प्रखंड में 1-2 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां से पढ़कर आप आगे बढ़ सकते थे। नीतीश जी के राज में समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर इन्होंने हर गांव, हर पंचायत में विद्यालय बनवाया। नतीजा ये हुआ कि जहां पर बिल्डिंग बनी वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं कि ये हर गांव में, हर मोहल्ले में स्कूल खोलने के बजाय जो दुनिया भर में अच्छे शिक्षा व्यवस्था की का जो तरीका है, मॉडल है कि रादर देन टेकिंग स्कूल्स टू द चिल्ड्रन, टेक चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। मतलब ये कि अगर आपको एक प्रखंड में 10 अच्छे विद्यालय अगर आप बना दें, 10 स्ट्रेटेजिक जगहों पर अच्छे विद्यालय बना दें, तो आपको छोड़ दीजिए भाई, वो अपना भीड़ है, अपना आएगा जाएगा। 10 अगर आपने अच्छे विद्यालय बना दिए और लोगों को स्कूल बस की सुविधा दे दी, तो कोई ऐसा गांव नहीं है बिहार में जहां से 20 मिनट से कम समय में लोग स्कूल तक न पहुंच जाएं। ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये व्यवस्था लागू है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में हर साल, हर प्रखंड में कम से कम एक विद्यालय को नेतरहाट के स्तर का विद्यालय बनाया जाए। क्यों कहा जा रहा है नेतरहाट? क्योंकि नेतरहाट एक रेफरेंस के लिए, समझने के लिए। नेतरहाट सरकारी विद्यालय था, बिहार सरकार के द्वारा संचालित था, और एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS वहां से बने हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर प्रखंड में एक नेतरहाट
जैसा विद्यालय हो तो उसका कितना बड़ा फायदा हो सकता है। मैं एक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपको बिहार के हर प्रखंड में एक विद्यालय नेतरहाट जैसा बनाना है या अभी के विद्यालय को अपग्रेड करना है तो उस पर करीब करीब 17 से 20 हजार करोड़ रुपए